हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड टेस्ट सीरीज पार्ट 114 के बारे में दोस्तों। और उत्तराखंड की ये टेस्ट सीरीज दोस्तों हमारी उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लासेस नाम से जानी जाती है, जो कि आपके आगामी यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। खासकर जो आपके आगामी एग्जाम्स होने हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का, लेखपाल का, पटवारी का, बंदी रक्षक का, कनिष्ठ सहायक का और फॉरेस्ट गार्ड का, इन एग्जाम्स के लिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण वीडियोज हैं ये। अगर आपने इससे पहले के 113 पार्ट्स दोस्तों नहीं देखे हुए हैं तो आप उन वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों मेरे चैनल पर एक 5 घंटे की वीडियो जो है वन लाइनर क्वेश्चन की 1500 क्वेश्चन उसमें है। और इसी के साथ साथ मैराथन क्लास है 4 घंटे की। और उत्तराखंड अजय रावत जी की पुस्तक से भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की सीरीज मेरे द्वारा चलाई गई है। उत्तराखंड परीक्षावाणी की लेसन बाय लेसन मैंने सीरीज चलाई हुई है, तो आप उन वीडियोज़ को भी दोस्तों जरूर देख लें। आप लोगों के आगामी एग्जाम्स के लिए ये सभी वीडियोज़ काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं और निश्चित दोस्तों आप लोगों के लिए लाभदायक भी रहेंगी। एग्जाम में आपको यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न देखने को भी मिलेंगे। वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और दोस्तों अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो प्रैक्टिस सेट के कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, या उत्तराखंड के टॉपिक वाइज क्वेश्चन या उत्तराखंड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना चाहते हैं, या हिंदी के ऑब्जेक्टिव या टॉपिक वाइज क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आपको कई सारी टेस्ट सीरीज मिल जाती है दोस्तों, जो कि आप आगामी एग्जाम से तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों समय कम बचा हुआ है, तो कम समय में आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपको लगाने चाहिए उत्तराखंड और हिंदी के, खासकर क्योंकि 60 ही नंबर का पोर्शन आपका यही 2 सब्जेक्ट दोस्तों कवर अप कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। प्रीवियस वीडियो मैंने आपको ये होमवर्क के भी क्वेश्चन दिए थे कि स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? हिमालय खंड, जालंधर खंड, हिमवंत खंड या फिर केदार खंड। तो अगर हम दोस्तों स्कंद पुराण की बात करें तो स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का उल्लेख किया गया है। अब ये 5 हिमालयी खंड कौन कौन से हैं आपको याद रखना है दोस्तों। एक है हमारा नेपाल खंड, दूसरा है दोस्तों हमारा मानस खंड, तीसरा है दोस्तों हमारा केदार खंड, चौथा है दोस्तों हमारा जालंधर खंड और 5वां है दोस्तों कश्मीर खंड। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि स्कंद पुराण में कितने हिमालयी खंडों का वर्णन किया गया है। तो 5 हिमालयी खंडों का वर्णन किया गया, नेपाल खंड, मानस खंड, केदार खंड, जालंधर खंड और कश्मीर खंड। अब दोस्तों इसमें से जो मानस खंड और केदार खंड है इनका संबंध माना जाता है उत्तराखंड से। ठीक है, उत्तराखंड से मानस खंड और केदार खंड का संबंध माना जाता है। और वर्तमान का दोस्तों जो हमारा कुमाऊं क्षेत्र है, वर्तमान का जो हमारा कुमाऊं क्षेत्र है, स्कंद पुराण में इसे मानस खंड नाम से जाना गया है। तो प्रश्न इंपोर्टेंट बनता है दोस्तों कि स्कंद पुराण में कुमाऊं के लिए किस शब्द का वर्णन किया गया है। कुमाऊं का प्राचीन नाम क्या था? वो था मानस खंड। और स्कंद पुराण में दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र के लिए जिस नाम का वर्णन किया गया है वो है दोस्तों केदार खंड। तो आपने पढ़ा होगा कि प्राचीन ग्रंथों में दोस्तों हमारा या स्कंद पुराण में उत्तराखंड को मानस खंड और केदार खंड नाम से देखने को मिलता है, जिसमें मानस खंड हमारा वर्तमान का कुमाऊं क्षेत्र है और केदार खंड दोस्तों वर्तमान का हमारा गढ़वाल खंड है। और उत्तराखंड की पावनता की प्रशंसा में 2 दोस्तों प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं, केदार खंड और मानस खंड। वर्तमान का कुमाऊं क्षेत्र मानस खंड कहलाता है और वर्तमान का गढ़वाल क्षेत्र दोस्तों हमारा केदार खंड कहलाता है। तो प्रश्न यही पूछा गया है कि गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है। तो गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन दोस्तों हमारा केदार खंड के अंतर्गत आता है। और वहीं कुमाऊं क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है प्रश्न पूछा था, तो कुमाऊं क्षेत्र का वर्णन दोस्तों मानस खंड के अंतर्गत आता है। यह प्रश्न आपको दोस्तों याद रखना है। ठीक है, अब केदार खंड का प्रचार प्रसार की बात करें दोस्तों तो हरिद्वार या माया क्षेत्र या गंगा द्वार से लेकर दोस्तों जो हमारा बौद्धांचल पर्वत श्रेणी है या नंदा देवी पर्वत श्रृंखला है, जिसे हम श्वेत पर्वत के नाम से भी जानते हैं, तो यहां तक का जो ये क्षेत्र है, यहां से यहां तक का, यह हमारा दोस्तों केदार खंड नाम से जाना गया है। तो कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से लेकर श्वेत पर्वत हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया है, तो केदार खंड कहा गया। ऐसे ही इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि टॉस नदी से लेकर बौद्धांचल या नंदा देवी पर्वत या बधाड़ पर्वत तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है, केदार खंड कहा गया है। इसी प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि नंदा देवी पर्वत या बधाड़ पर्वत से लेकर के दोस्तों कालगिरी तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया है, तो उसे मानस खंड यानी कि वर्तमान का कुमाऊं क्षेत्र कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये टॉपिक है। अब उत्तराखंड दोस्तों आपको पता ही है कि उत्तराखंड हमारा एक प्रसिद्ध क्षेत्र है। धार्मिक ग्रंथों में उत्तराखंड का वर्णन हमें सबसे पहले को देखने को मिलता है। तो प्रश्न एग्जाम में एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मिलता है कि उत्तराखंड का पृथक उल्लेख हमें कहां से पता चलता है। तो उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख दोस्तों में ऋग्वेद में मिलता है। कहां पे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? देवभूमि या मानुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। ठीक है, और उत्तराखंड के आद्य ऐतिहासिक काल का जो प्रधान स्रोत है दोस्तों वह माना जाता है हमारा क्या, साहित्य या फिर धार्मिक ग्रंथ। उत्तराखंड के इतिहास के प्राचीन स्रोत माने जाते हैं, प्रधान स्रोत माने जाते हैं। और उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। और ऋग्वेद में उत्तराखंड को दोस्तों देवभूमि या मानुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। वहीं दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथों में जो हमारा ऐतरेय ब्राह्मण है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड को उत्तर कुरु भी कहा जाता है, उत्तर कुरुओं के निवास स्थान के कारण।
इसी के साथ साथ दोस्तों जो हमारा कौशितकी ब्राह्मण है, तो कौशितकी ब्राह्मण में उत्तराखंड को वाक देवी का निवास स्थान बद्रिक आश्रम बताया गया है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों में ही उत्तराखंड के लिए बद्रीनाथ शब्द का प्रयोग भी दोस्तों किया गया है। स्कंद पुराण में मानसकंद और केदारखंड का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि बौद्ध साहित्य के ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बौद्ध साहित्य के ग्रंथ में दोस्तों उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया। क्या? हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही दोस्तों प्रश्न बनता है कि पुराणों में उत्तराखंड के लिए उत्तरखंड, ब्रह्मापुर या खसदेश आदि नामों का प्रयोग भी किया गया है। इसी के साथ साथ तपोभूमि, बद्रिक आश्रम, केदारखंड आदि नामों से भी दोस्तों उत्तराखंड को हमारा जाना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये टॉपिक्स हैं और इस टॉपिक के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है ना, तो मैंने उत्तराखंड की अजय रावत वाली जो दोस्तों सीरीज है उसमें वन लाइनर वाले क्वेश्चन में आपको जो 2-3 पार्ट हैं स्टार्टिंग के वो आपको अच्छे से देखने हैं, वहाँ पे मैंने आपको ये डिटेल से बताया हुआ है। आंसर हो जाएगा आपका केदारखंड। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर राज्य के किस जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा या फिर चमोली। तो पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर दोस्तों आपको याद रखना है, पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर जिसे दोस्तों 33 करोड़ देवी देवताओं के निवास स्थल के रूप में जाना जाता है, 33 करोड़ देवी देवताओं के निवास स्थल के रूप में जाना जाता है। यह मंदिर राज्य के किस जनपद में स्थित है दोस्तों? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। कौन से जनपद में? पिथौरागढ़ जनपद में दोस्तों यह स्थित है। और उत्तराखंड के किस मंदिर में दोस्तों 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है? यह प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पाताल भुवनेश्वर जो गुफा है दोस्तों, वहाँ पर मंदिर भी स्थित है जिसे पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह दोस्तों गुफा पिथौरागढ़ जनपद में गंगोली हाट के पास में स्थित है और इसी में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थान के रूप में इस मंदिर को जाना जाता है, जो कि अपने आप में दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। आप पाताल भुवनेश्वर गुफा की खोज किसके द्वारा की गई थी या तब पाताल भुवनेश्वर मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी का नाम आपको याद रखना है कि शंकराचार्य जी के द्वारा दोस्तों पाताल भुवनेश्वर गुफा की खोज भी की गई थी और यहाँ पे मंदिर का निर्माण भी किया गया था। ठीक है, इस मंदिर में दोस्तों कई सारे द्वार माने जाते हैं, जैसे कि शेषनाग द्वार, मोक्ष द्वार। ठीक है, 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थान यहाँ पे माना जाता है और यह गुफा करीब दोस्तों 160 मीटर लंबी गुफा है। ठीक है, और पाताल भुवनेश्वर में कौन सी नदी बहती है दोस्तों? तो यहाँ पर पाताल गंगा नदी बहती है। ठीक है, और शंकराचार्य जी के द्वारा इस गुफा मंदिर की स्थापना की गई थी। इस गुफा की खोज भी शंकराचार्य जी के द्वारा ही की गई थी। ये प्रश्न आपको दोस्तों डायरेक्टली याद रखना है। अगले अब दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद की बात आई हुई है, तो पिथौरागढ़ जनपद के ही कुछ अन्य मंदिरों के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि पिथौरागढ़ का इतिहास अपने आप में दोस्तों बहुत विस्तृत इतिहास माना जाता है और काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से। तो पिथौरागढ़ पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? आपको पता है 24 फरवरी 1960 को उत्तराखंड में 3 जनपदों की स्थापना हुई थी, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना भी 24 फरवरी 1960 को ही हुई थी। पिथौरागढ़ जनपद का मुख्यालय दोस्तों हमारा पिथौरागढ़ में ही स्थित है। ठीक है, पिथौरागढ़ जनपद की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दोस्तों क्या? पंचाचूली पर्वत श्रृंखला, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है। और पिथौरागढ़ जनपद का इतिहास दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पर उदयकोट का किला, माठकोट का किला, डूंगरकोट का किला, खैरागढ़ का किला, पिथौरागढ़ का किला, सिमलगढ़ का किला, लंदन फोर्ट का किला, सोर क्षेत्र, सीरा क्षेत्र सभी हमारा पिथौरागढ़ जनपद में ही पड़ता है। इसे बल्दिया देश का नाम से भी पिथौरागढ़ क्षेत्र को जाना जाता है। ठीक है, और 24 फरवरी 1960 को दोस्तों इस जनपद की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब पिथौरागढ़ जनपद के कुछ अन्य मंदिरों के बारे में बात करते हैं। तो एक प्रसिद्ध मंदिर तो पाताल भुवनेश्वर मंदिर हो गया दोस्तों, जो कि बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। गंगोली हाट में यह मंदिर स्थित है। ठीक है, इसी के साथ में दोस्तों एक मंदिर है हाट कालिका मंदिर। क्या? हाट कालिका मंदिर दोस्तों, जो हमारा कुमाऊं रेजिमेंट है ना, उसकी जो युद्ध जय घोष है वो है हाट कालिका माता की जय। तो ये हाट कालिका मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? यह भी पिथौरागढ़ जनपद में गंगोली हाट में ही स्थित है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों चंडाक मंदिर काफी फेमस है, पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है। असुर चूल्हा मंदिर दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है। उल्का देवी का मंदिर दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है। छिपला केदार मंदिर दोस्तों, बहुत प्रश्न है, छिपला केदार मंदिर दोस्तों यह भी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। बेरीनाग का मंदिर, नाग देवता का जो मंदिर है बेरीनाग या बेरीनाग मंदिर, यह भी पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है। जयंती ध्वज मंदिर दोस्तों, यह भी पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है। मल्लिकार्जुन मंदिर दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। चौपखिया चौमू देवता का मंदिर दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। थल केदार मंदिर दोस्तों, यह भी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और थल मंदिर में, थल में भी दोस्तों एक मंदिर है, थल में शिव का जो मंदिर है, यह भी पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है। कोटाली का विष्णु मंदिर दोस्तों, जिसे 2019 में राज्य सरकार के द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था, यह भी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है।
स्थित है। कामाख्या देवी मंदिर दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है। और रामेश्वर तीर्थ भी दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है। और नारायण आश्रम दोस्तों आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। कोटगाड़ी देवी मंदिर दोस्तों, इसे कुमाऊं में न्याय की देवी के नाम से जाना जाता है, यह भी पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है। मोष्टा मानू मंदिर दोस्तों, यह भी हमारा पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है। और अन्यारी देवी मंदिर दोस्तों, यह भी हमारा पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है। होकरा देवी मंदिर दोस्तों, यह भी बहुत फेमस मंदिर है, पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है। गुरना देवी माता मंदिर दोस्तों, या गुरना माता मंदिर, यह भी हमारा पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है। और एक हथिया देवाल मंदिर दोस्तों, यह भी हमारा पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है। यह पिथौरागढ़ जनपद के कुछ प्रसिद्ध दोस्तों मंदिर हैं जो कि आपको याद रखने हैं और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो पिथौरागढ़ जनपद का भी यहाँ पे पोस्टमार्टम हो गया लगभग लगभग। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण संस्थान राज्य में कहाँ स्थित है? ठीक है, तो उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण संस्थान राज्य में दोस्तों अल्मोड़ा जनपद में यह संस्थान हमारा स्थित है। क्या? उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान। ठीक है, और अच्छा प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। अब अल्मोड़ा की बात आई है तो अल्मोड़ा में हमारे दोस्तों कुछ अन्य संस्थान भी है जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको याद रखने हैं। गोविंद बल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरणीय एवं विकास संस्थान, दोस्तों याद रखना है क्या? गोविंद बल्लभ पंत जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा जनपद के कटारमल में दोस्तों यह स्थित है। ठीक है, दूसरा है दोस्तों क्या? विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या कृषि अनुसंधान केंद्र, यह भी कहाँ स्थित है दोस्तों? यह भी अल्मोड़ा जनपद में ही स्थित है और इसकी स्थापना 1924 में बोसी सेन के द्वारा की गई थी। कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में यह स्थित है। क्या? विवेकानंद पर्वतीय कृषि एवं अनुसंधान संस्थान 1924 में, हालांकि इसकी स्थापना हुई थी बोसी सेन के द्वारा, लेकिन अल्मोड़ा इसे 1936 में लाया गया था, इसलिए अजय रावत की पुस्तक में आपको इसका स्थापना 1936 भी दोस्तों देखने को मिलेगा। अल्मोड़ा की ही बात करें दोस्तों तो अल्मोड़ा जनपद में एक स्थान पड़ता है ताड़ीखेत। क्या पड़ता है दोस्तों? ताड़ीखेत। तो ताड़ीखेत में दोस्तों एक बहुत प्रसिद्ध हमारा संस्थान है, वो है क्या? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा फॉर ड्रग रिसर्च। क्या? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा फॉर ड्रग रिसर्च, यह अल्मोड़ा के ताड़ीखेत में स्थित है। इसी के साथ साथ दोस्तों अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत में एक हमारा संस्थान स्थित है, वो है ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट, वह रानीखेत में स्थित है। इसी के साथ साथ दोस्तों अल्मोड़ा के रानीखेत में ही कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय भी अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत में ही स्थित है। मई 1948 से यहाँ पर स्थित है। ठीक है, और जो हमारी गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना हुई थी दोस्तों, यह भी अल्मोड़ा में ही हुई थी। 5 मई 1887 को गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना अल्मोड़ा में हुई थी। उसके बाद में 4 नवंबर 1887 को गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय अल्मोड़ा से कहाँ? लैंसडाउन स्थानांतरित दोस्तों किया गया था। और यह तीनों प्रश्न जो मैंने आपको डिक्टेट किए हैं एग्जाम में पूछा गया है। वर्तमान में गढ़वाल राइफल्स का मुख्यालय लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक है, और जो 1/3 गोरखा रेजिमेंट है दोस्तों, 1/3 गोरखा रेजिमेंट, इसका गठन भी दोस्तों कहां पे हुआ था? इसका गठन भी अल्मोड़ा में ही किया गया था। ठीक है, उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान भी दोस्तों हमारा कहां? अल्मोड़ा में ही स्थित है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको याद रखना है रक्षा कृषि शोध संस्थान। क्या? रक्षा कृषि शोध संस्थान, ये भी कहां स्थित है दोस्तों? यह भी अल्मोड़ा में ही दोस्तों हमारा स्थित है। तो ये प्रमुख संस्थान है दोस्तों जो अल्मोड़ा के जनपद के संबंध में आपको याद रखने हैं। और उरेडा दोस्तों, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम, जिसकी स्थापना सन 2001 में की गई थी, तो इसकी स्थापना भी कहाँ पे हुई थी? अल्मोड़ा में हुई थी। लेकिन वर्तमान में उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। ठीक है, पहले कहाँ था? यह अल्मोड़ा में ही स्थित था। रक्षा कृषि शोध संस्थान दोस्तों कहाँ स्थित है? यह भी अल्मोड़ा जनपद में ही स्थित है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आपको याद रखना है उत्तराखंड लोक कला संस्थान, उत्तराखंड लोक कला संस्थान कहाँ स्थित है? यह भी अल्मोड़ा जनपद में ही स्थित है दोस्तों। ठीक है, अगला आपको याद रखना है उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी, एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। उदय शंकर नृत्य एवं नाटक अकादमी दोस्तों यह कहां स्थित है? यह भी अल्मोड़ा में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। इसी के साथ दोस्तों एक और प्रश्न याद रखना है नाट्य एवं संगीत अकादमी, नाट्य एवं संगीत अकादमी, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2002 में नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना हुई थी। यह कहां स्थित है? यह भी फल सीमा अल्मोड़ा जनपद में ही स्थित है। ठीक है, बाकी विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों। ठीक है, और गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय जो है वह भी अल्मोड़ा में ही स्थित है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और गोविंद बल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरणीय शिक्षा संस्थान, यह भी अल्मोड़ा में स्थित है। उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान, यह भी अल्मोड़ा में ही स्थित है। ठीक है, रक्षा कृषि शोध संस्थान भी दोस्तों हमारा अल्मोड़ा जनपद में ही स्थित है। ठीक है, और राज्य में दोस्तों 2 आकाशवाणी केंद्र हैं, एक है अल्मोड़ा में और दूसरा है पौड़ी गढ़वाल में। तो अल्मोड़ा जनपद में जो प्रमुख संस्थान और संगठन थे वो मैंने दोस्तों आपको बता दिए हैं, याद रखना है, भूल कर भी आपको ये पॉइंट नहीं भूलने हैं। ठीक है, तो अल्मोड़ा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का शिशु लिंगानुपात कितना है? अब देखिए दोस्तों, उत्तराखंड की का कोई भी एग्जाम हो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जहां जनगणना से प्रश्न नहीं आते हैं। तो जनगणना को रट्टा मार लेना, बहुत अच्छी तरीके से सारे प्रश्न याद कर लेना, एग्जाम में पक्का एक प्रश्न आएगा, लिख के ले लो। ठीक है, अब उत्तराखंड का शिशु लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? यह है दोस्तों कितना? 890। कितना है? 890 है। 0 से 6 वर्ष की जो आयु का लिंगानुपात है कितना है? 890 है। ठीक है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर कितना था? भारत का कितना था? 919 था।
ठीक है, तो भारत से भी क्या है, कम है, आपको यह याद रखना है। और उत्तराखंड में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है दोस्तों, तो अल्मोड़ा जनपद उत्तराखंड का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है, ठीक है। और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, वो है पिथौरागढ़ जनपद। तो याद रखना दोस्तों, लिंगानुपात अलग है, शिशु लिंगानुपात अलग है। शिशु लिंगानुपात में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे आते हैं और शिशु लिंगानुपात है 890। शिशु लिंगानुपात सब सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, अल्मोड़ा है। और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है दोस्तों, वो है हमारा पिथौरागढ़ जिला। अब दोस्तों लिंगानुपात क्या होता है कि प्रति 1000 पुरुषों में जो स्त्रियों की संख्या होती है उसे लिंगानुपात कहा जाता है। और शिशु लिंगानुपात क्या होता है, 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसमें प्रति 1000 बच्चों पर जो बच्चियों की संख्या होती है उसे शिशु लिंगानुपात के नाम से जाना जाता है। तो अभी वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, 890। और 2001 की जनगणना के अनुसार कितना था, 2001 की जनगणना के अनुसार था दोस्तों क्या, 908। यानी कि जो हमारा शिशु लिंगानुपात है उसमें कमी आ रही है। 2001 में 908 था और 2011 में कितना था, 890। याद रखना दोस्तों आपको, ठीक है। अब अगर हम नॉर्मल लिंगानुपात की बात करें तो उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार, सबका सभी टोटल लिंगानुपात की बात करें तो 963 दोस्तों उत्तराखंड का लिंगानुपात है। 2001 की जनगणना के अनुसार कितना था, वो था 962, ठीक है। और लिंगानुपात के अनुसार उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है, तो 13वां स्थान है। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। और उत्तराखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है दोस्तों, तो अल्मोड़ा जनपद सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, 1139 यहाँ का लिंगानुपात है। और सबसे कम लिंगानुपात वाले जनपद की बात करें तो दोस्तों हमारा हरिद्वार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है, ठीक है। सबसे कम शिशु लिंगानुपात पूछेगा तो पिथौरागढ़ है और सबसे कम लिंगानुपात पूछेगा तो हरिद्वार है। और ये पॉइंट दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखने हैं जनगणना से संबंधित कि उत्तराखंड की साक्षरता कितनी है, 78.82% है। उत्तराखंड का जो हमारा जनघनत्व है वह कितना है, तो उत्तराखंड का जनघनत्व दोस्तों हमारा कितना है वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार 189 है। ऐसे ही लिंगानुपात पूछेगा तो कितना है, 963 है। 10 की वृद्धि दर पूछेगा तो कितना है, 18.81% है। जनसंख्या पूछेगा तो कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 1,86,292 है। क्षेत्रफल पूछेगा तो कितना है, 53,483 किलोमीटर स्क्वायर है। तो नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या जो है, तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि कितना क्या क्या है। इसके ऊपर मैंने पर्सनली बहुत सारी वीडियोज जो बनाई हुई है, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राज्य में प्रथम खेल महोत्सव का आयोजन किस वर्ष किया गया था। तो राज्य में दोस्तों प्रथम जो खेल महोत्सव का आयोजन था वह सन 2001 में किया गया था। कब किया गया था, 2001 में किया गया था। और राज्य का उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है दोस्तों, तो उत्तराखंड का राज्य खेल है फुटबॉल। और फुटबॉल को उत्तराखंड का राज्य खेल कब घोषित किया गया था, 2011 में फुटबॉल को उत्तराखंड का राज्य खेल घोषित किया गया था, याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि श्रृंगकंठ दर्रा निम्न में से किन के मध्य में है। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम हो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर दर्रों से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो दर्रे अच्छी तरीके से याद करने हैं और हर वीडियो में मैं आपको दर्रों के बारे में बताता हूं, इसलिए आज ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो जो श्रृंगकंठ दर्रा है यह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य में दोस्तों यह श्रृंगकंठ दर्रा स्थित है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच में। और उत्तराखंड में भी दोस्तों उत्तरकाशी जनपद और हिमाचल प्रदेश के मध्य में दोस्तों हमारा यह श्रृंगकंठ दर्रा स्थित है, आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे प्रश्न पूछा आता है लास्पा दर्रे से दोस्तों। लास्पा दर्रा किस किस के मध्य में स्थित है, पिथौरागढ़ और चंपावत जनपद के मध्य में दोस्तों हमारा लास्पा दर्रा है, ठीक है। ऐसे ही है ट्रेल पास दर्रा। ट्रेल पास दर्रा किस किस के मध्य में स्थित है, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद के मध्य में दोस्तों हमारा क्या है, ट्रेल पास दर्रा स्थित है, ठीक है। ऐसे प्रश्न पूछा आता है दारमा दर्रा, व्यास दर्रा, चौदास दर्रा, तो यह पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य में या पिथौरागढ़ और चीन के मध्य में यह दर्रा स्थित है, ठीक है। ऐसे ही एक है दोस्तों सुंदर ढूंगा दर्रा जो कि बागेश्वर और चमोली जनपद के मध्य में स्थित है, ठीक है। ऐसे ही एक है दोस्तों कालिंदी दर्रा। कालिंदी दर्रा कहाँ है, उत्तरकाशी और चमोली जनपद के मध्य में दोस्तों कालिंदी दर्रा है। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है सिंदला दर्रा, तो दारमा और व्यास घाटी को जोड़ने वाले दर्रे के रूप में सिंदला दर्रे को जाना जाता है, ठीक है। कुंवारी पास दर्रा दोस्तों, कुंवारी पास दर्रा कहाँ है, चमोली में स्थित है, जिसे कुंवारी पास दर्रे के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है, ठीक है। और आपको ये सभी पॉइंट याद रखने होते हैं कि चमोली और तिब्बत के मध्य में कौन से दर्रे हैं, पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य में कौन से हैं, उत्तरकाशी और जत तिब्बत के मध्य में स्थित है। डायरेक्टली यहाँ से दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि नीति, दारमा, किंगरी मिंगरी, माणा, डुंगरीला, बालचा, ये क्या है, तो ये दर्रे हैं और ये सभी दर्रे कहाँ हैं, चमोली और तिब्बत के मध्य में स्थित हैं। ऐसे पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य में लिपुले, गुंजी, नवी, धुरा, दारमा, मानस्या, लंपिया, धुरा, ये सभी। उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य में थगाला, मोलिंगला, नेलंगला, सांगचोकला, ये सभी, ये सारे दर्रे मैं इसलिए जल्दी जल्दी में बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको बहुत बार एग्जाम में बता चुका हूं और एग्जाम में प्रश्न बनेगा ही बनेगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है रवाई कांड या तिलाड़ी कांड दोस्तों, जिसे उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है, इसकी जांच हेतु कौन सी समिति का गठन किया गया था, ठीक है। अब रवाई कांड की बात करें या तिलाड़ी कांड की बात करें दोस्तों, तो यह कांड कब हुआ था, सबसे महत्वपूर्ण तो यही है, तो 30 मई 1930 को दोस्तों, 30 मई
1930 को दोस्तों रवाई कांड या तिलाड़ी कांड की घटना हुई थी। और यह रवाई या तिलाड़ी कहाँ पड़ता है दोस्तों, यह वर्तमान में उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है, और जब यह कांड हुआ था यह टिहरी रियासत के अंतर्गत आता था और यमुना नदी के किनारे दोस्तों यह तिलाड़ी का मैदान या रवाई का मैदान स्थित है। और यहीं पर दोस्तों एक कांड हुआ था जिसे उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। 30 मई 1930 को दोस्तों यह कांड हुआ था जिसमें दीवान चक्रधर जुयाल के आदेश पर दोस्तों जो सेना थी, सेना ने आंदोलनकारियों पर गोली चला दी थी। इसमें कई सारे सैकड़ों किसान शहीद हो गए थे। कुछ लोग यहाँ से बचने के लिए यमुना नदी में जिन्होंने कूद मार दी थी वो भी बह गए थे, डूब गए थे। कई सारे लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी दोस्तों। इसी कारण 30 मई को दोस्तों अभी भी तिलाड़ी वाले क्षेत्र में या रवाई वाले क्षेत्र में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में इसे जाना जाता है। और उत्तराखंड का जनरल डायर नाम से दोस्तों दीवान चक्रधर जुयाल को जाना जाता है जिसने इसमें गोलियां चलाई थी। ठीक है, तो टिहरी राज्य में दोस्तों यह हुआ था। और यह तिलाड़ी कांड या रवाई कांड जिस टाइम पे हुआ था दोस्तों 30 मई 1930 को, इस टाइम पे टिहरी रियासत का राजा कौन था, नरेंद्र शाह था। ठीक है, नरेंद्र शाह इस टाइम पे यूरोप देश की यात्रा पर गए हुए थे। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। और किसानों की भूमि को वन भूमि में शामिल किए जाने के लिए दोस्तों यह एक वन आंदोलन हुआ था जिसमें आजाद पंचायत की घोषणा की गई थी रवाई में। 30 मई 1930 को उसकी बैठक होनी थी और बैठक शांतिपूर्ण तरीके से होनी थी, लेकिन दोस्तों दीवान चक्रधर जुयाल ने सेना पर जो आंदोलनकारी थे उन पर गोलियां चला दी, कई लोगों की इसमें मृत्यु हो गई। इसी कारण दोस्तों इस आंदोलन को तिलाड़ी आंदोलन या रवाई कांड या तिलाड़ी कांड या तिगड़ी कांड या उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। और इस तिलाड़ी कांड की जांच हेतु कौन सी समिति का गठन किया गया था दोस्तों, तो इस तिलाड़ी कांड की जांच हेतु दोस्तों गोस्वामी गणेश दत्त कमेटी का गठन किया गया था। गोस्वामी गणेश दत्त कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन आपको बताइए कमेटी ने फैसला जो सुनाया वह इन्हीं के हक में सुनाया और जनता को न्याय नहीं मिल पाया। ठीक है, तो याद रखना आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। और रवाई कांड, तिलाड़ी कांड, तिगड़ी कांड सब याद रखना है, वन संबंधी आंदोलन थे। चिपको आंदोलन उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध वन संबंधी आंदोलन है। और उत्तराखंड राज्य सबसे पहले बंद कब हुआ था दोस्तों, 1978 में सबसे पहली बार उत्तराखंड बंद हुआ था, वह भी 1977 के वन आंदोलन के दौरान। ठीक है, ऐसे पानी राखो आंदोलन दोस्तों उफरैकाल पौड़ी गढ़वाल से सचिदानंद भारती जी के द्वारा चलाया गया पानी राखो आंदोलन, इंपोर्टेंट है। ठीक है, रक्षा सूत्र आंदोलन 1994 में दोस्तों रक्षा सूत्र आंदोलन चलाया गया था, किसके द्वारा, सुरेश भाई के द्वारा। ठीक है, मैती आंदोलन जो कि कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा चलाया गया था, कब, 1996 में। ये भी वन संबंधी आंदोलन, रक्षा सूत्र आंदोलन भी वन संबंधी आंदोलन है, पानी राखो आंदोलन भी दोस्तों वन संबंधी आंदोलन है। ठीक है, डुंगरई या डुंगी पतौली आंदोलन दोस्तों यह भी वन संबंधी आंदोलन है। चिपको आंदोलन दोस्तों 1973 में हुआ था, 1972 से शुरुआत हुई थी और 1974 में घटना हुई थी। ठीक है, तो वह सभी चिपको आंदोलन भी वन संबंधी आंदोलन है। ठीक है, तो ये सभी वन संबंधी आंदोलन आपको याद रखने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस चंद शासक द्वारा मांगा कर लगाया गया था, गरुड़ ज्ञानचंद, बाज बहादुर चंद, दीपचंद या फिर मोहनचंद। तो अगर हम दोस्तों मांगा कर की बात करें तो चंदों के द्वारा 68 कर लगाए जाते थे, जिसे 36 रकम 32 कलम के नाम से भी जाना जाता है। 36 रकम 32 कलम व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी, चंद शासकों के द्वारा लागू की गई थी। और कुल कितने प्रकार के कर थे, 68 प्रकार के कर थे। इसमें 36 राजकर थे और 32 क्या थे, हमारे अन्य कर थे, जिसमें से दोस्तों एक कर क्या था, मांगा कर था। और मांगा कर क्या था दोस्तों, युद्ध के समय लिया जाने वाला कर था। क्या, मांगा कर, जो कर युद्ध के समय पर जनता से लिया जाता था उसे कहते थे मांगा कर। और यह मांगा कर किस चंद शासक के द्वारा लागू लिया गया था दोस्तों, तो मोहन चंद के द्वारा मांगा कर को लागू किया गया था। ठीक है, मोहन चंद के द्वारा। मोहन चंद राजवंश के 58वें नंबर का शासक था दोस्तों, और 58वें नंबर का भी आप इसे कह सकते हैं। और चंद राजवंश के 60वें नंबर का भी यह शासक था, क्योंकि 2 बार यह राजगद्दी पर बैठा था। सबसे पहली बार दोस्तों ये 1777 से 1779 तक बैठा था, उसके बाद ही 1786 से 1788 तक राजगद्दी पर बैठा था चंद राजवंश की। ठीक है, और इसका पूरा नाम था क्या, मोहनचंद। मोहनचंद नाम नहीं था, इसका नाम था मोहन सिंह रौतेला, लेकिन ये मोहनचंद के नाम से चंद राजवंश की गद्दी पर बैठा था। अब दोस्तों मोहनचंद से संबंधित 1-2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। 58वां शासक था और 60वां शासक था। ठीक है, इसके 2 युद्ध दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक इसका युद्ध है क्या, बग्वाली पोखर का युद्ध। कौन सा, बग्वाली पोखर का युद्ध कब हुआ था, 1779 में बग्वाली पोखर का युद्ध हुआ था मोहनचंद और ललित कुमार शाह के मध्य में, जिसमें मोहनचंद दोस्तों हार जाता है और ललित कुमार शाह दोस्तों इस युद्ध को जीत जाता है और अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को प्रद्युम्न चंद के नाम से राजगद्दी पर बैठाता है। तो बग्वाली पोखर का युद्ध आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है। और ललित कुमार शाह को या ललितपति शाह को कुमाऊं आक्रमण के लिए बुलाता कौन है, तो कौन है दोस्तों, वह घर का वेदी लंकाडाई हर्षदेव जोशी, जिसे कुमाऊं का चाणक्य, अल्लवारी भी कुमाऊं का नृप निर्माता या कुमाऊं का विभीषण या उत्तराखंड का विभीषण नाम से भी जाना जाता है, वही है हर्षदेव जोशी, जो कि ललित कुमार शाह को बुलाता है। उसके बाद मोहनचंद यहाँ पे युद्ध को हार जाता है। इसके बाद दोस्तों एक और युद्ध होता है मोहनचंद के मध्य में और प्रद्युम्न शाह के मध्य में, जिसे दोस्तों पाली गांव का युद्ध कहते हैं। 1786 में ये युद्ध होता है, पाली गांव का युद्ध। हर्षदेव जोशी जो कि इस युद्ध को इस युद्ध की अगुवाई करता है प्रद्युम्न शाह की या प्रद्युम्न चंद की तरफ से। और इस युद्ध में दोस्तों हमारा हर्षदेव जोशी हार जाता है इस युद्ध को, प्रद्युम्न चंद भी इस युद्ध को हार जाता है और
इस युद्ध के बाद में 2 वर्ष तक दोबारा से मोहनचंद हमारा शासक बनता है 1786 से 1788 तक, ठीक है। फिर 1788 में दोबारा से हर्षदेव जोशी किसको, मोहनचंद को मार देता है, ठीक है। उसके बाद में फिर 61वां शासक बनता है शिवचंद, और चंद्र राजवंश का अंतिम शासक कौन था, वो था महेंद्र चंद, ठीक है, जो कि 1790 में आपका हवाला बाग के युद्ध में हार गया था। तो मांगा कर किसने, मोहनचंद ने लगाया था। अब 36 रकम 32 कलम दोस्तों याद रखना है। 36 प्रकार के राजकर थे। कुछ महत्वपूर्ण कर जो कि चंदों के समय पे थे दोस्तों आपको वो याद रखने हैं। जैसे कि मांगा कर याद रखना है दोस्तों, युद्ध के समय पे जो कर लिया जाता था उसे मांगा कर कहा जाता है, ठीक है। ऐसे कुकरिया लो कुत्तों के लिए, घर घुड़िया लो घोड़ों के लिए जो कर लिया जाता था। ऐसे दोस्तों क्या था, जूलिया कर था, क्या था, जूलिया कर, जो कि नदी या पुल पर लगने वाला कर दोस्तों, जूलिया कर इसे कहते थे, ठीक है। इसी कर को सांगा कर भी कहा जाता है, क्या, जूलिया या सांगा कर, जो कि नदी या पुलों पर जो कर लगता था, ठीक है। ऐसे एक था दोस्तों सिरती कर। सिरती कर क्या था, एक प्रकार का दोस्तों नगद कर था, जो कि भाबर और जो प्राय माल भाबर और भोटिया जो व्यापारी थे उनसे वसूला जाता है, ठीक है। इसके बाद में एक था दोस्तों रखिया कर, जो कि रक्षाबंधन के बाद में जनेऊ संस्कार के समय यह कर वसूला जाता था, ठीक है। ऐसे ही था मांगा कर, युद्ध के समय जो कर वसूला जाता था। ऐसे था दोस्तों बैकर। बैकर यानी कि अनाज के रूप में जो कर वसूला जाता था उसे बैकर कहा जाता है, ठीक है। ऐसे दोस्तों क्या था, कटक कर था, एक कटक कर। कटक कर क्या था, सेना के लिए जो कर वसूला जाता था उसे कटक कर कहा जाता, कट 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 सेना, ठीक है। एक था करतांड कर दोस्तों। करतांड कर क्या था, सूती वस्त्रों के बुनकरों से लिया जाने वाला कर था, क्या, करतांग कर, ठीक है। ऐसे ही एक था दोस्तों क्या, एक था मिजारी कर, जो कि कामगारों से लिया जाने वाला कर था, क्या, मिजाही कर, ठीक है। ऐसे ही एक था कर दोस्तों साहू कर। साहू कर जो तो लेखक को देही कर के रूप में इसे साहू कर को जाना जाता है, ठीक है। इसे साउती कर भी कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ही था दोस्तों एक कूद कर। कूद कर यानी कि नगद के बदले दिया जाने वाला जो कर था उसे कूद कर कहा जाता था, ठीक है। ऐसे दोस्तों एक क्या था, कनक कर था, ठीक है, जो कि सौका व्यापारियों से स्वर्ण धूल के रूप में जो कर वसूला जाता था उसे कनक कर कहा जाता था, ठीक है। ऐसे ही एक था दोस्तों डाला कर, जो कि गाँव के सयाणों को देही के लिए जो कर लिया जाता था उसे कहते थे क्या, डाला कर। ऐसे ही था करमौ कर, जो कि हर परिवार पर जो कर लगता था उसे दोस्तों करमौ कर कहते थे, ठीक है। ऐसे ही मौकर था दोस्तों, एक जो मीठा पर जो शहद पर जो कर लगता था उसे मौकर कहते थे, ठीक है। ऐसे ही कर भाग कर था दोस्तों, घराटों पर जो कर लगता था घराटों पर उसे कर भाग कर कहा जाता था, ठीक है। एक कर न्योली कर था दोस्तों, न्याय पाने के लिए देय कर था जो था कर न्योली कर था। ऐसे ही कर बजनिया कर था दोस्तों, जो कि या भजनिया कर था, ठीक है। भजनिया कर जो नर्तकों और नर्तकियों के लिए जो कर लिया जाता था उसे भजनिया कर कहते थे, ठीक है। ऐसे ही था दोस्तों एक चौबदार कर, जो कि राजा के मालवाहक को सामान ढोने के लिए जो कर दिया जाता था उसे कहते थे, क्या दोस्तों, चौबदार कर। ऐसे ही था दोस्तों एक कमीनचारों कर या सयानचारी कर, या सयानों को देय कर के रूप में जो किसानों से वसूला जाता था उसे दोस्तों कमीनचारों या सयानचारी कर कहा जाता था। ऐसे ही था हिलियानी अधूल कर, जो कि बरसात में सड़क की मरम्मत के लिए जो कर लिया जाता था उसे हरियाणी या हिलियानी अधूल कर के नाम से जाना जाता था। ऐसे था एक करपौरी कर, जो कि राजधानी की रखवाली के लिए देय होता था, जिसे पहरी कर भी कहा जाता था। और भी कई सारे कर थे दोस्तों, याद रखना है आपको। मैंने वीडियो बना रखी है चंद्र राजवंश के करों के ऊपर और गोरखा राजवंश के करों के ऊपर एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 39वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मिलेगा दोस्तों, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरास है दोस्तों, बिल्कुल सही है। 2001 में राज्य पशु और राज्य वृक्ष घोषित किए गए थे। उत्तराखंड का राज्य पक्षी दोस्तों मोनाल है, बिल्कुल सही है। 2001 में मोनाल को भी उत्तराखंड का राज्य पक्षी घोषित किया गया था। उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है, वॉलीबॉल नहीं है दोस्तों, क्या है, फुटबॉल है। और फुटबॉल को 2011 में दोस्तों राज्य खेल घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सत्य नहीं है, राज्य खेल वॉलीबॉल नहीं होगा, क्या होगा, फुटबॉल होगा। उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र क्या है दोस्तों, ढोल है। उत्तराखंड का राज्य फल क्या है दोस्तों, काफल है। उत्तराखंड का राज्य गीत क्या है दोस्तों, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत्सत्यवंदन अभिनंदन 2016 में घोषित किया गया था, याद रखना है, ठीक है। और ये पॉइंट आप दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, और इसके लिए दोस्तों मैं एक और चीज़ कहूँगा, मैंने एक परीक्षावाणी की सेकंड लेसन उत्तराखंड पॉलिटी 250 इंपोर्टेंट प्रश्न की वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, गोरखाकालीन न्याय व्यवस्था दिव्य प्रथा को किस कमिश्नर के द्वारा बंद किया गया था। तो आपको दोस्तों गोरखाकालीन न्याय व्यवस्था के बारे में पता होगा, दिव्य प्रथाओं के माध्यम से न्याय करते थे, जैसे कढ़ाई में हाथ डालना या इस प्रकार के जो कर व्यवस्था होती थी दोस्तों, ठीक है, या गरम तेल में हाथ डालना, इस प्रकार की कर व्यवस्था का अंत किस कमिश्नर के द्वारा किया गया था। तो कमिश्नर गोबान दोस्तों, जो कि कौन से नंबर का कुमाऊं कमिश्नर था, तीसरे नंबर का दोस्तों ये कुमाऊं कमिश्नर था। 1836 से लेकर 1838 तक दोस्तों यह कुमाऊं कमिश्नर रहा था। और इसने गोरखाकालीन न्याय व्यवस्था, जो गोरखों को दंड या गोरखा जिनको दंड देने के लिए जो न्याय व्यवस्था अपनाते थे, जिसे हम क्या कहते थे दोस्तों, दिव्य प्रथा के नाम से भी जानते हैं। इस दिव्य प्रथा का अंत किसने किया था दोस्तों, यह क्या था, कमिश्नर गोबान ने। आपको याद रखना है दोस्तों, दिव्य प्रथा किसके द्वारा चलाई गई थी, आपको यह भी याद रखना होता है, यह दोस्तों गोरखाओं के द्वारा चलाई गई थी, गोरखों की दिव्य प्रथा, ठीक है। इस दिव्य प्रथा में 3-4 प्रथाएं थी दोस्तों, अभी मुझे डायरेक्टली याद नहीं आ रही है, जैसे कि खोलते पानी में हाथ डाल देना और इस प्रकार की जो
यह प्रथाएं थी यह गोरखाओं के द्वारा चलाई गई थी और इस प्रथा का अंत ही क्या था, कमिश्नर गोबान ने। अब कमिश्नर गोबान के बारे में दोस्तों एक दो चीज़ें जान लेते हैं कि तीसरे नंबर का कुमाऊं कमिश्नर था। गोरखों की दिव्य प्रथा या न्यायी दिव्य प्रथा पर इसने प्रतिबंध लगाया था और दास विक्रय पर प्रतिबंध लगाने वाले कमिश्नर के रूप में भी कमिश्नर गोबान को ही जाना जाता है, ठीक है। और 1837 में दोस्तों अल्मोड़ा में प्रथम पुलिस थाने की स्थापना हुई थी, यह भी कमिश्नर गोबान के समय पर ही हुई थी, ठीक है। और 1836 से लेकर 1837 के मध्य में दोस्तों तराई भाबर में दास प्रथा का पर अंत भी दिया, दास प्रथा के अंत करने के रूप में भी दोस्तों इसी को जाना जाता है। तो ये प्रश्न आपको दोस्तों डायरेक्टली याद रखने हैं। और गोरखाओं से संबंधित दोस्तों एक और प्रश्न आपको याद रखना है कि गोरखाओं के कर संबंधी जो भी कर थे, जैसे कि कुसही कर जो ब्राह्मणों पर लगता था, ऐसे ही तिमारी कर था फौजदारों या सूबेदारों पर जो कर लगाया जाता था, एक था घरही बिछई कर जो कि प्रत्येक परिवार पर लगता था, एक था सबांगी दस्तूर कर जो कि ज़्यादा जमीन वाली भूमि पर लगने वाला कर था। तो ये सभी प्रश्न जो करों से संबंधित है वो आपको याद रखने हैं। और गोरखाओं के लिए भी दोस्तों मैंने वीडियो बनाया हुआ है, गोरखाओं के स्पेशल जो एक टॉपिक है वहाँ पर मैंने वो वीडियो सभी डाली हुई है, तो आप उन वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा। और कुमाऊं कमिश्नरों के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी देख लीजिएगा। प्रथम कुमाऊं कमिश्नर कौन था दोस्तों? कुमाऊं कमिश्नर गार्डनर था। तो कभी कभी कमिश्नरों का क्रम भी पूछा जाता है। दूसरा कुमाऊं कमिश्नर कमिश्नर ट्रेल था। तीसरा कुमाऊं कमिश्नर कौन था दोस्तों? कमिश्नर गोबान था। चौथा कुमाऊं कमिश्नर कौन था दोस्तों? कमिश्नर लुसिंगटन था। पांचवा दोस्तों जो कुमाऊं कमिश्नर था वह कौन था दोस्तों? पांचवा कुमाऊं कमिश्नर था बैटन, ठीक है। और छठा कुमाऊं कमिश्नर कौन था दोस्तों? हेनरी रैमजे था, ठीक है। ये सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं कुमाऊं कमिश्नर से संबंधित। टोटल कितने कुमाऊं कमिश्नर हुए थे दोस्तों आज़ादी तक दोस्तों? हमारे 23 कुमाऊं कमिश्नर हुए, जिसमें उत्तराखंड के अंतिम कुमाऊं कमिश्नर कौन थे आज़ादी के समय पे, या आज़ादी के समय पे कुमाऊं कमिश्नर कौन, या आप ये कह सकते हैं आज़ादी के समय पे कुमाऊं कमिश्नर कौन था भारत की आज़ादी के समय पे? तो डब्ल्यू विनेले था। प्रथम भारतीय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? KL मेहता प्रथम भारतीय कुमाऊं कमिश्नर था, ठीक है। तो इस प्रकार के जो पॉइंट है दोस्तों ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। और जो गोरखों की ये जो दिव्य प्रथा थी इसमें एक तो वो थी, हाँ वो याद आ गया मुझे, कढ़ाई दिव्य प्रथा थी दोस्तों, ठीक है। कढ़ाई दिव्य प्रथा, इसमें जलती कढ़ाई पर हाथ डाल दिया जाता था, ठीक है। ऐसी एक थी ग्वाला द्वीप प्रथा, ठीक है। ऐसी एक तराजू द्वीप प्रथा भी थी और जल द्वीप महर, मतलब इस प्रकार के जो प्रथाएं थी यह गोरखों के द्वारा चलाई गई थी। गोरखाओं की न्याय व्यवस्था के अंतर्गत होती थी। और एक पॉइंट और था इसमें कि हरवंशी की कसम खिलाई जाती थी गोरखाओं के द्वारा, ठीक है, जब वो होता था। बाकी दोस्तों एक और प्रश्न यहाँ से बनता है, आपको महंत श्री हरि सेवक के ऊपर याद रखना है कि गुरु राम राय मंदिर का एक महंत था। कौन? महंत श्री हरि सेवक, ठीक है, जिसको गोरखों की दिव्य प्रथा से होकर गुजरना पड़ा था, ठीक है। और कढ़ाई दिव्य प्रथा से होकर यह गुजरे थे और इस प्रथा का अंत किया था किसने? कमिश्नर गोबान ने, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न दोस्तों आपको याद रखने हैं। और आज की इस वीडियो में दोस्तों इतने ही प्रश्न करते हैं। आई होप दोस्तों अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो मैं डायरेक्टली इतना कह रहा हूँ कि 200 प्रश्न हमने पढ़ लिए हैं और काफ़ी जोश में मैंने आपको ये प्रश्न बताने की कोशिश की हुई है। तो आप भी उतने ही जोश से दोस्तों वीडियोज़ को देखें, अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करें यार, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इतनी मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाई जाती है। कंटेंट में देखिए कोई भी कमी नहीं है, आप कहीं भी किसी भी और चैनल पे अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं ना तो आपको इतने कम समय में इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा और रिवीजन की दृष्टि से इतना सॉलिड कंटेंट तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपके होमवर्क के दोस्तों यह क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के घटते क्रम में राज्यों के निम्न जनपदों में सही क्रम क्या होगा, इसका आंसर आपको बताना है। और उत्तराखंड के दिवसों के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, इसका आंसर भी आपको बताना है। और पिथौरागढ़ जिले पे मालपा में बादल घटने की घटना कब घटी थी ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। और ऊपर आपका एक आई का बटन आ रहा होगा, वहाँ पे मैंने कुछ प्लेलिस्ट आपको सजेस्ट करी हुई है, तो आप उन वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा। और समय कम बचा हुआ है दोस्तों, मेहनत ज़्यादा करनी है तो कम समय में ज़्यादा मेहनत आप कीजिए, पढ़िए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है उत्तराखंड के ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के रूप में लगाने हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको लगाने हैं, तो आप प्ले स्टोर से दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट के बैच जरूर ले लें दोस्तों। एक तो उत्तराखंड का जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट वाला बैच है और दूसरा है हिंदी का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट वाला बैच। ये दोनों ही बैच दोस्तों आपके आगामी एग्जाम से तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।